चलिए भारत के इतिहास के उन 60 घंटों को फिर से समझते हैं। वो 60 घंटे जिन्होंने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश की आत्मा पर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो आज भी हरा है। ये कहानी है 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की। और हम यहाँ सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि हमने इससे क्या सबक सीखा। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और जगह मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता। उस रात भी शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले कुछ ही घंटों में उसकी धड़कनें थमने वाली थीं। 175 ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये 175 जिंदगियां हैं, 175 कहानियां हैं जो उस रात अचानक खत्म हो गई। इस संख्या का वजन ही हमें ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि ये हमला कितना बड़ा और कितना दर्दनाक था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक धमाका या किसी एक जगह पर हुआ हमला नहीं था, नहीं। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक तूफान जो एक साथ शहर में कई जगहों पर आया और जिसने देश की आर्थिक राजधानी को घुटनों पर ला दिया। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रोज की तरह हजारों लोग थे और तभी अचानक अंधाधुंध गोलियों की आवाज गूंजने लगी। और ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोनों में मशहूर लियोपोल्ड कैफे, ताज और ओबेरॉय होटलों पर भी हमला हो चुका था। ये एक ऐसा हमला था जिसका मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि शहर की रूह को तोड़ना था। इस तरह का सटीक और एक साथ किया गया हमला बिना किसी गहरी साजिश के तो मुमकिन ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि इस हैवानियत के पीछे आखिर कौन था और उन्होंने इसे अंजाम कैसे दिया। जांच की सुई सीधे जाकर रुकी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर। यही वो संगठन था जिसने इन 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए तैयार किया और फिर समंदर के रास्ते मुंबई भेज दिया। और उनके घुसपैठ का तरीका देखिए, कितना दुस्साहसी था। पहले पाकिस्तान में महीनों की ट्रेनिंग, फिर समुंदर में एक भारतीय नाव को हाईजैक करना और उसी के जरिए मुंबई में घुस जाना। यह सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं थी, ये हमारी तटीय सुरक्षा की एक बहुत बड़ी नाकामी थी, जिसने ये साफ कर दिया कि भारत की इतनी लंबी समुद्री सीमा कितनी असुरक्षित थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, जैसा कि ये अंश बताता है। उन्हें सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि आतंक का एक ऐसा तमाशा खड़ा करना था जिसे पूरी दुनिया लाइव देखे। और इसीलिए उन्होंने ताज और ओबेरॉय जैसी आइकॉनिक जगहों को चुना। शुरुआती हमले तो बस एक शुरुआत थे, असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। अगले 60 घंटों तक चलने वाला एक ऐसा दुस्वप्न जिसका सीधा प्रसारण दुनिया भर के टीवी चैनलों पर हो रहा था। पूरा मुंबई शहर मानो बंधक बन चुका था। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, आतंक कोई भेदभाव नहीं करता। मारे गए लोगों में आम मुंबईकर भी थे, बहादुर सुरक्षा कर्मी भी थे और 10 से ज्यादा देशों के विदेशी नागरिक भी। हर कोई निशाना था। इन आलीशान इमारतों के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। हर एक फोन कॉल, बाहर भेजा गया हर एक मैसेज मदद के लिए एक हताश गुहार थी। बाहर खड़ा पूरा शहर और टीवी पर देख रही पूरी दुनिया, सबने अपनी सांसें थाम रखी थीं। जब मुंबई पुलिस अपनी पूरी ताकत से लड़ चुकी थी, तब जिम्मेदारी आई भारत की सबसे एलीट काउंटर टेरर यूनिट के कंधों पर। और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। यह कहानी के 2 अहम हिस्से हैं। पहला, मुंबई पुलिस का अदम्य साहस। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे अफसरों ने बहुत कम हथियारों के बावजूद जान की बाजी लगा दी। और फिर आए एनएसजी कमांडोज यानी ब्लैक कैट्स, जिन्हें खास तौर पर ऐसे ही हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी का मिशन कागज पर तो साफ था, लेकिन असलियत में ये बेहद मुश्किल था। सोचिए, वे उन 5 स्टार होटलों में लड़ रहे थे जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। उनके पास इमारतों के पूरे नक्शे तक नहीं थे और हर कदम पर बंधकों की जान का खतरा था। और इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अजमल कस्साब का जिंदा पकड़ा जाना। वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वो एक जिंदा जागता सबूत था। वो चाबी जिसने इस पूरी साजिश का ताला खोला और दुनिया के सामने इसके मास्टरमाइंड को बेनकाब कर दिया। जब बंदूकें शांत हुईं, तब आत्ममंथन का दौर शुरू हुआ। ये हमले सिर्फ एक त्रासदी नहीं थे, ये एक वेकअप कॉल थे। एक ऐसा झटका जिसने भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। ये स्लाइड उस सोच को दिखाती है जो हमलों के बाद अपनाई गई, अब दोबारा नहीं। जिस बिखरी हुई तटीय सुरक्षा ने आतंकवादियों को आने का रास्ता दिया, उसकी जगह एक यूनिफाइड कमांड ने ली। जिन खुफिया एजेंसियों में तालमेल की कमी थी,
उन्हें बेहतर बनाने के लिए नई एजेंसियां बनी। यानी हर एक नाकामी से एक सबक सीखा गया और उसे सुधारने की कोशिश की गई। इन हमलों का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। भारत ने पाकिस्तान को सबूतों का पूरा डॉजियर सौंपा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। दुनिया को भी ये मानना पड़ा कि आतंक का केंद्र सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी उतना ही सक्रिय है। तो 16 साल बाद आज हम एक अहम सवाल के साथ खड़े हैं। हमारे पास अब नए कानून हैं, नई एजेंसियां हैं, बेहतर हथियार हैं। लेकिन क्या असल सबक सीखा गया है? लगातार बदलते खतरों की इस दुनिया में क्या हम सच में ज्यादा सुरक्षित हैं या सिर्फ पिछली लड़ाई लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।